हेलो एस्पिरेंट्स, पीसीएस एम्पायर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया द्वारा प्रकाशित बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट का वॉल्यूम 2 डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट हैं, ठीक है, और एक एक करके हम लोग इसके सारे 15 प्रैक्टिस सेट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी। महामल्ल की उपाधि किसने धारण की थी? महेंद्र वर्मन ने, नरसिंह वर्मन ने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने या फिर नंदी वर्मन ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन जो थे ये पल्लव वंश के शासक थे, ठीक है, पल्लव वंश के शासक थे और साथ ही इन्होंने महामल्ल के साथ साथ वातापी कोंड का भी उपाधि धारण किया था। वातापी कोंड का भी उपाधि धारण किए थे ये। और एक चीज़ याद रखना है आप लोगों को, पल्लव वंश जो थी इसकी जो राजधानी थी वो कांचीपुरम थी, ठीक है, कांचीपुरम थी। और ये जो नरसिंह वर्मन प्रथम थे इन्होंने एकाश्म मंदिर का निर्माण भी करवाया था, ठीक है, एकाश्म मंदिर का निर्माण भी करवाया था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ था। तो बताइए मंदिर बनाने की कला का विकास सबसे पहले किस काल में शुरू हुआ था? ऑप्शन है मौर्य काल, संगम काल, गुप्त काल या फिर चोल काल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल, ठीक है। देखिए गुप्त काल जो है इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है तो गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त काल के संस्थापक अगर पूछे तो हो जाएगा श्रीगुप्त, और यदि अंतिम शासक पूछे तो वो हो जाएंगे विष्णुगुप्त, ठीक है। तो संस्थापक श्रीगुप्त और अंतिम शासक विष्णुगुप्त हो जाएंगे। एक चीज़ और आप लोगों को याद रखना है, चंद्रगुप्त प्रथम जो कि गुप्त शासक थे इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी, ठीक है, ये आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि यूनानी शासक मिनांडर को किसने पराजित किया था। यूनानी शासक मिनांडर को किसने पराजित किया था? पुष्यमित्र शुंग ने, देवभूति ने, वासुदेव ने या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्यमित्र शुंग ने यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था, ठीक है। देखिए पुष्यमित्र शुंग जो थे इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, ठीक है, और इनकी जो राजधानी थी शुंग वंश की, शुंग वंश के संस्थापक भी पुष्यमित्र शुंग थे और इसकी जो राजधानी थी वो थी विदिशा, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और पुष्यमित्र शुंग से आप लोग एक याद रखेंगे कि भरहुत स्तूप, ठीक है ना, भरहुत स्तूप का निर्माण भी जो है वो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मिनांडर से आप लोग एक चीज़ याद रख सकते हैं कि मिनांडर जो थे ये नागसेन एक बौद्ध भिक्षु थे, ठीक है ना, नागसेन एक बौद्ध भिक्षु थे जिनसे यह प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिए थे मिनांडर, ठीक है। तो प्रश्न भी पूछा जाता है कि भारत में कौन सा ऐसा पहला विदेशी था जिसने किसी भारतीय धर्म को अपनाया था, तो वो ऑप्शन मिनांडर आपका रहेगा और मिनांडर ही हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। और किस धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 322 ईसा पूर्व में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था और इसका जो जन्म हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का वो हुआ था 345 ईसा पूर्व में, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है, जैन धर्म का अनुयायी था और इसने जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा किससे ली थी? तो इन्होंने लिया था भद्रबाहु से, ठीक है। और आप लोग पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य अपना अंतिम समय कहाँ पर गुजारे थे? तो श्रवण बेलगोला में, ठीक है ना, श्रवण बेलगोला में। और कहाँ पे ये है? यह है कर्नाटका में, ठीक है। और एक चीज़ याद रख सकते हैं आप लोग कि 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को पराजित भी किया था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? तो परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में,
ठीक है। तो अथर्ववेद के रचयिता कौन थे? तो इसके जो रचयिता थे वो थे ऋषि अथर्वा, ठीक है ना, यानी कि अथर्वा ऋषि जो थे इसके रचयिता थे। और इसी में यानी अथर्ववेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है, ठीक है ना, प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है। और एक गोपथ ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण, इसका संबंध जो है वो अथर्ववेद से ही है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि एमबीटी ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? आपके ऑप्शन है इत सिंह, इबन बतूता, सिकंदर शाह या फिर बर्नी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इबन बतूता। तो इबन बतूता से सबसे पहला पॉइंट तो ये बन जाता है कि ये मोरक्को का निवासी था, ठीक है, और जिसे एमबीटी ने यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। और इबन बतूता का एक पुस्तक बहुत ही फेमस है जिसका नाम है रहला, ठीक है ना। आप लोग याद रखेंगे कि रहला पुस्तक जो है वो इबन बतूता ने लिखा था, ठीक है। और ये कब आया था ये भी आप लोग याद रखेंगे, यह 1333 ईस्वी में आया था, ठीक है, और एमबीटी के समय में आया था यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। एक चीज़ और आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही विभाग की भी स्थापना की थी, ठीक है ना, दीवान ए कोही विभाग की स्थापना की थी जो कि कृषि से संबंधित था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि दिए गए प्रश्न में कौन से सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक बिल्कुल सही है। दीवान अर्ज बलबन बिल्कुल सही है। दीवान कोही मोहम्मद बिन तुगलक बिल्कुल सही है। दीवान मुस्त खराज फिरोज शाह तुगलक ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दीवान मुस्त खराज जो है ये फिरोज शाह तुगलक से नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, ठीक है। किससे? अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है दीवान मुस्त खराज, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरम दल से मुक्त किया था? अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरम दल से मुक्त किया था? आपके ऑप्शन है 1556, 1562, 1563 या फिर 1564। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1562, ठीक है। 1562 से एक चीज़ और याद रख सकते हैं आप लोग कि 1562 में इन्होंने दास प्रथा का भी उन्मूलन किया था, ठीक है ना, तो दास प्रथा का भी उन्मूलन किया था। और एक चीज़ याद रख सकते हैं आप लोग, इन्होंने तीर्थ यात्रा पर जो कर समाप्त किया था वो समाप्त किया था 1563 में, ठीक है। और तानसेन जो थे वो अकबर के ही दरबार में रहते थे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, अलीवर्दी खां या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था ऑप्शन नंबर सी, अलीवर्दी खां के समय में। इनका जो शासनकाल था वो 1740 से लेकर 1756 तक था। और इनकी मृत्यु के बाद इनका दौहित्र यानी कि नाती सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल का नवाब बनता है, ठीक है। और इनके समय में बंगाल को जो है वो भारत का स्वर्ग कहा जाता था। और अलीवर्दी खान ने ही अंग्रेज़ों पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये मधुमक्खी के छत्तों की तरह है, यदि इन्हें ना छेड़ा जाए तो ये शहद देंगे और यदि इन्हें छेड़ दिया जाए तो ये हमें मार डालेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग 10वां प्रश्न देख लेते हैं कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? तो राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता जो स्थानांतरित किया गया था वो किया गया था ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स के समय में। वारेन हेस्टिंग्स का सबसे पहले हम लोग टाइम पीरियड देखें तो 1774 से लेकर 1785 तक इनका कार्यकाल था, ठीक है। और ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया था कि राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया था। और इन्हीं के समय में 1781 ईस्वी में प्रथम मदरसा की स्थापना भी होती है, कहाँ पे? कलकत्ता के अंदर, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नोट करते जाएंगे। इसके बाद इन्हीं के काल में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना होती है।
और एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे, 1784 में इन्हीं के टाइम में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की भी स्थापना होती है कलकत्ता के अंदर, एशियाटिक सोसाइटी की, ठीक है ना। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है कलकत्ता के अंदर इन्हीं के समय में, विलियम जोन्स के द्वारा, ठीक है। एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे, 1791 में, है ना, 1791 में प्रथम संस्कृत विद्यालय की स्थापना की जाती है जोनाथन डंकन के द्वारा, जोनाथन डंकन के द्वारा, ठीक है। हालांकि ये कॉर्नवालिस के समय में किया जाता है, ठीक है, कॉर्नवालिस के समय में। कहाँ पे किया जाता है, तो वाराणसी में, ठीक है, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बंगाल विभाजन कब से प्रभावी हुआ था, यानी कब से लागू हुआ था। ऑप्शन है 19 जुलाई 1905, 22 जुलाई 1905, 16 अक्टूबर 1905 या फिर 20 अक्टूबर 1905। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। यदि आपसे पूछे कि यह बंगाल विभाजन जो है लागू तो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, परंतु इसकी घोषणा कब हुई थी, तो इसकी जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 19 जुलाई 1905 को, ठीक है ना। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी, परंतु लागू जो हुआ था वो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। अब एक से प्रश्न बनता है कि इसके समय में, यानी जब बंगाल विभाजन हुआ तो भारत का वायसराय कौन था, तो वो था लॉर्ड कर्जन। कौन था, लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है ना। और एक चीज़ याद रखना है आप लोगों को, इन्होंने 1901 ईस्वी में, इनके समय में सिंचाई आयोग की स्थापना होती है। 1902 ईस्वी में, ठीक है ना, पुलिस आयोग की स्थापना होती है। आप लोग नोट करते जाएंगे, 1901 में सिंचाई आयोग, 1902 में पुलिस आयोग, और फिर 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आता है लॉर्ड कर्जन के समय में, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, 1901 में हो गया आपका सिंचाई आयोग, 1902 में हो गया आपका पुलिस आयोग, और 1904 में हो गया आपका भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। और एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे, 1905 में पूसा कृषि अनुसंधान केंद्र जो है इसकी भी स्थापना होती है इन्हीं के समय में, यानी लॉर्ड कर्जन के समय में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था। भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था, बिहार से, उड़ीसा से, पंजाब से या फिर झारखंड से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड से, ठीक है। अब कुछ विद्रोह हैं, जैसे कोल विद्रोह। जैसे कोल विद्रोह कब हुआ था, तो कोल विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1831 से 32 के समय में, ठीक है ना। संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो संथाल विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था 1855-56 में। और मुंडा विद्रोह कब हुआ था, तो मुंडा विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था 1899 से 1900, ठीक है। इतना आप लोग रिकॉल कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न कि जलियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को कब प्रकाशित किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, है ना, जलियांवाला नरसंहार। तो इसके लिए एक जांच कमेटी की स्थापना की गई थी, तो उसने अपना रिपोर्ट का प्रस्तुत किया था या प्रकाशित किया था। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1922 ईस्वी में, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन हैं। भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन हैं, सर सैयद अहमद खां, अमर सिंह, मोहम्मद इकबाल या फिर वीर सावरकर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खां भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक हैं। मोहम्मद इकबाल की बात करें तो इनका एक काफ़ी फेमस पुस्तक है तराने हिंद, तराने हिंद। और वीर सावरकर जो हैं इनका एक बहुत ही फेमस पुस्तक है वो है वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। आप लोग इसे नोट कर लेंगे, वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट वीर सावरकर की पुस्तक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल क्या कहलाता है। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कौन सा है इसमें से, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग या फिर निम्न में से कोई नहीं। यानी कि किस स्थान पर अलकनंदा नदी और पिंडार नदी जो है वो मिलती है, बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
कर्णप्रयाग में। रुद्रप्रयाग की अगर हम बात करें तो रुद्रप्रयाग में जो है आपका अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है, ठीक है ना। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है कर्णप्रयाग में, और अलकनंदा और भागीरथी नदी जो है वो देवप्रयाग में मिलती है, ठीक है ना। अलकनंदा और भागीरथी नदी जो है वो देवप्रयाग में मिलती है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है। बताइए किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है। जब हम बात करते हैं काली मिट्टी की, तो काली मिट्टी को रेगूड़ मिट्टी भी कहा जाता है, रेगूड़ भी कहा जाता है, साथ ही इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कपास की खेती काफ़ी अच्छी होती है। और यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो काली मिट्टी को चेरनोजम के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा भी गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को चेरनोजम के नाम से भी जाना जाता है। और काली मिट्टी में जो है वो आपको मैग्नीशियम, आयरन, चूना, ठीक है, इन सब पदार्थों की जो है काफ़ी बहुलता होती है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है। बताइए दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को कौन जोड़ती है। पाक स्ट्रेट, कोको स्ट्रेट, डंकन पास या फिर 10 डिग्री चैनल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डंकन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को जोड़ती है। जबकि ये पाक स्ट्रेट जो है ये तमिलनाडु को श्रीलंका से जोड़ती है, ठीक है, तमिलनाडु को श्रीलंका से जोड़ती है। जब हम बात करें 10 डिग्री चैनल का तो ये लघु अंडमान और कार निकोबार को जोड़ता है, ठीक है ना, कार निकोबार, लघु अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल। यहाँ से आप लोग कुछ पॉइंट नोट्स कर सकते हैं, जैसे कि 8 डिग्री चैनल भी कई बार पूछा जाता है। तो 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव और भारत के बीच है, ठीक है, मालदीव और भारत के बीच है 8 डिग्री चैनल। इसके बाद 9 डिग्री चैनल भी पूछा जाता है। तो 9 डिग्री चैनल जो है ये है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में, ठीक है ना, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है 9 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल हमने अभी देखा लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं। नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं। ट्रांस हिमालय के, हिमाद्री के, मध्य हिमालय के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नंदा देवी और नंगा पर्वत जो है वो बृहद हिमालय के पार्ट है और बृहद हिमालय को ही हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। कंचनजंगा है ना, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, ये सब जो हैं ये हिमाद्री यानी कि बृहद हिमालय के ही हिस्से हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि म्यांमार के साथ भारतीय राज्यों की सीमा लगती है, यानी कि कितने भारतीय राज्यों की सीमा म्यांमार के साथ लगती है। ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। अब ये 4 कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है। तो पहला है आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है आपका मणिपुर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, एक आपका है मिजोरम और एक है आपका नागालैंड। इन 4 राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कराकुम रेगिस्तान कहाँ स्थित है। कराकुम रेगिस्तान कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है तुर्कमेनिस्तान, ईरान, सोमालिया या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्कमेनिस्तान में कराकुम रेगिस्तान स्थित है। थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, चलिए तो कराकुम रेगिस्तान कहाँ पे है, ये है तुर्कमेनिस्तान में, ठीक है। अब देखिए विश्व का अगर सबसे बड़ा मरुस्थल पूछे या रेगिस्तान पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा सहारा। कौन सा, सहारा हो जाएगा, ठीक है।
और एक चीज़ याद रखना है कि सहारा जो है ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो कि 11 देशों की सीमा से लगता है ये, ठीक है ना, यानी 11 देशों की सीमा जो है वो सहारा मरुस्थल से टच करती है। परंतु यदि जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो हमारे भारत के राजस्थान में जो स्थित है थार मरुस्थल, वो हो जाएगा। तो यदि ऐसे पूछे कि ऐसा कौन सा मरुस्थल है या रेगिस्तान है जहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो वो थार मरुस्थल हो जाएगा, ठीक है। एक आप लोग याद रख सकते हैं तकला मकान। तकला मकान मरुस्थल जो है ये आपका चीन के अंदर है, ठीक है। ये भी काफ़ी बार प्रश्न पूछे गए एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ पे आपसे बता दिया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है। कौन सा ऐसा झील है जो रूस में स्थित नहीं है। ऑप्शन है ओनेगा झील, लाडोगा झील, बैकाल झील या फिर विनिपेग झील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनिपेग झील जो है ये रूस में नहीं बल्कि कनाडा में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ स्थित है? कनाडा में स्थित है विनिपेग झील। जबकि ओनेगा झील, लाडोगा झील और बैकाल झील जो है ये तीनों रसिया यानी कि रूस में ही स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश भू आवेष्टित देश नहीं है। बताइए कौन सा देश है जो भू आवेष्टित देश नहीं है। अंडोरा, माल्डोवा, मलावी या फिर पलाऊ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पलाऊ जो है ये भू आवेष्टित देश नहीं है। जबकि अंडोरा, माल्डोवा और मलावी जो हैं ये तीनों भू आवेष्टित देश हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है। पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है। तमिलनाडु में, राजस्थान में, केरल में या फिर महाराष्ट्र में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में। जबकि महाराष्ट्र का एक आप लोग याद रखेंगे गिरना परियोजना, ठीक है। तो गिरना सिंचाई परियोजना जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है। देखिए बिहार के किस क्षेत्र में पूछ रहा है, ना कि भारत के। तो बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में या फिर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है बिहार राज्य में। अब उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो इसमें आएगा आपका पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, ये सब जिला इसमें आते हैं, ठीक है। जब गोपालगंज की बात आई तो आप लोग एक याद रखेंगे कि थावे महोत्सव जो है वो गोपालगंज में मनाया जाता है, ठीक है। थावे महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है, गोपालगंज में। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि रेखी समिति का संबंध किस कर से है। रेखी समिति का संबंध जो है वो किस कर से है। प्रत्यक्ष कर से, अप्रत्यक्ष कर से, आयकर छूट से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रेखी समिति का जो संबंध है वो है ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष कर से। एक आप लोग याद रखेंगे रेखी समिति के साथ साथ एक एल.के. झा समिति, ठीक है ना। एल.के. झा समिति इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इन्हीं की संस्तुति पर वैट जो आप लोग जानते होंगे, VAT वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, इसे शामिल किया गया था, ठीक है ना। वैट किनकी समिति के अनुशंसा पे, एल.के. झा समिति के अनुशंसा पे। प्रत्यक्ष कर से रिलेटेड एक आप लोग याद रखेंगे वाचू समिति, ठीक है। वाचू समिति जो है ये प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार की कौन सी योजना या परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया था। बताइए कौन सी ऐसी योजना या फिर परियोजना है जो वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सागरमाला परियोजना, सुकन्या समृद्धि योजना या फिर भारतमाला परियोजना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतमाला परियोजना। तो आप लोग याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में स्टार्ट हुआ था। सागरमाला परियोजना जो कि पोर्ट से संबंधित है यानी बंदरगाहों से संबंधित है, ये भी 2015 में। सुकन्या समृद्धि योजना ये भी 2015 में। जबकि भारतमाला परियोजना वर्ष 2017 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो कि 28वां नंबर है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था।
बताइए, राउरकेला इस्पात संयंत्र को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी या फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला इस्पात संयंत्र जो कि उड़ीसा में स्थित है, इसे स्थापित किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था वो था 1956 से 61 तक, ठीक है, और ये महाल नोविस मॉडल पर आधारित था। किस पर? महाल नोविस मॉडल पर आधारित था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बताइए, शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र में शिक्षा को शामिल किया जाता है और तृतीयक क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग कि आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों से यानी कि वाणिज्यिक बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा लेती है तो उसे हम लोग रिवर्स रेपो रेट के नाम से जानते हैं, जबकि कमर्शियल बैंकें आरबीआई से लोन लेती हैं या पैसा लेती हैं तो उसे रेपो रेट यानी कि रेपो दर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इतना आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? तो संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? ऑप्शन है 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची या फिर 9वीं अनुसूची। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7वीं अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है। मूल संविधान की अगर बात करें तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं, परंतु वर्तमान में अगर हम देखें तो 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 32 नंबर। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? यानी कि लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में कहाँ देखने को मिलता है? ऑप्शन है प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, मौलिक कर्तव्य में या फिर प्रस्तावना और मौलिक अधिकार दोनों में? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में लोकतंत्र के आदर्शों को लोकतंत्र के आदर्शों को हम देख सकते हैं। जब प्रस्तावना की बात आई तो याद रखना है प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता की बात की गई है अगर पूछे आपसे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सॉरी इसके समानता जो है वो 2 समानताओं की बात की गई है, ठीक है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की क्षमता। इसके बाद अगर आपसे स्वतंत्रता पूछे तो स्वतंत्रता जो है ये 5 तरह के स्वतंत्रता की बात की गई है, प्रदान की गई है। और न्याय अगर पूछे तो 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था है हमारे प्रस्तावना में, ठीक है। तो न्याय कितने हैं? 3, यहाँ से आप याद रख सकते हैं 3 वर्ड है न्याय में, तो इसीलिए यहाँ पे 3 हो जाएगा। स्वतंत्रता आप लोग याद रखेंगे कि 5 है और समानता कितने? 2, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? तो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित है, तो इसमें से कौन सा है जो जिसका लक्ष्य है कि सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, समानता का अधिकार जो है इसका उद्देश्य है सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना। जब हम बात करें समानता के अधिकार का तो ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका 19 से 22 तक में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक में है अनुच्छेद में। इसके बाद अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 29 और 30 में शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है। इसके बाद अनुच्छेद 32 जो है इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। तो अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32।
ठीक है। एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि लगभग मौलिक अधिकार जो है वो हमारे मतलब देश के निवासी और जो गैर निवासी हैं यानी जो विदेशी होते हैं उन्हें भी प्रदान किया गया है, परंतु 15, 16, 19, 29 और 30, 15, 16, 19, 29, 30 ये सारे अनुच्छेद जो हैं ये केवल भारतीय लोगों को प्राप्त है, ना कि विदेशियों को। इसके अलावा जितने भी अनुच्छेद हैं, जितने भी अधिकार हैं, वो विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है। यानी कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति कोई भी मामला जो है वो मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकती है। ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां या फिर 56वां संविधान संशोधन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 44वां संविधान संशोधन। ये 1978 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ठीक है। चलिए, और एक चीज़ याद रखेंगे कि ये जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, इसी में अनुच्छेद 74 के 1 को जोड़ा गया था, जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति कोई भी मामला जो है वो मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेज सकता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। बताइए, प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जी.बी. मावलंकर। ठीक है, लोकसभा के प्रथम स्पीकर भी थे जी.बी. मावलंकर और इन्हीं के विरुद्ध लाया गया था लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, और ये पहले व्यक्ति बन गए जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है, इसे राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जून 2005। ठीक है, जून 2005 में यह स्वीकृति प्रदान किया गया था और उस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम ही ने इस अधिनियम पर जो है अपना साइन किया था, बिल पे साइन किया था, और राष्ट्रपति के साइन करते ही वो बिल क्या बन जाता है, वो एक्ट बन जाता है। ठीक है ना। इसके बाद अक्टूबर 2005 जो है, यहाँ पे सूचना का अधिकार जो है वो लागू हो गया था। ठीक है ना, अक्टूबर 2005 में लागू हुआ और स्वीकृति मिला था जून 2005 में, और इस समय राष्ट्रपति जो थे वो थे APJ अब्दुल कलाम। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व जो है वो पंचायत सचिव करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि उपर्युक्त कथन के संबंध में कौन एक सही है। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा सही है। चलिए देखिए, पहला कथन है कि संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। जी बिल्कुल सही है ये। इसके बाद है दूसरा कथन कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ये भी सही है। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं क्या है कि कथन ए एवं बी दोनों सही है तथा बी सही स्पष्टीकरण है ए का। बिल्कुल नहीं, ए एवं बी दोनों सही है परंतु बी सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तरफ ये बात कर रहा है कि राज्य विधानमंडल और संसद के इलेक्शन की, और एक तरफ बात कर रहा है निर्वाचन आयोग को पद से हटाने की। तो कथन तो दोनों सही हैं परंतु एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। ठीक है ना, इसलिए हमारा जो है बी जो है वो सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ये वाला आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई थी। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता दी गई थी? 1947 में, 1949 में, 1951 में या फिर 1952 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। और वह डेट भी आप लोगों को याद रखना है, 14 सितंबर। और 14 सितंबर को चूंकि राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी हिंदी को, इसलिए हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी
सेलिब्रेट करते हैं, यानी हिंदी दिवस भी मनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पंचायती राज किस सूची का विषय है। पंचायती राज जो है वो किस सूची का विषय है, राज्य सूची का, संघ सूची का, या फिर समवर्ती सूची का, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। इसके साथ साथ आप कृषि याद रखेंगे, राज्य सूची का विषय है, कृषि है, पुलिस है, ठीक है ना, ये सब जो है किसके हैं, ये सब पंचायती राज, कृषि, पुलिस, ये सब राज्य सूची के विषय हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हरित गृह प्रभाव का अर्थ है, बताइए हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अर्थ है। ऑप्शन है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना, या फिर बढ़े तापमान में सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन, या फिर वायुमंडलीय ताप का घटना, या फिर इनमें से सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना, ठीक है ना। एक चीज़ आप लोग यहाँ से याद रखेंगे कि ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना जो है वो किसने दिया था, यानी किसने किया था सबसे पहले, वो किए थे जोसेफ फोरियर। जोसेफ फोरियर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की संकल्पना की थी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है, यानी पृथ्वी पर उपस्थित कौन सी ऐसी गैस है जो हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। CO2 जो है वो हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। हानिकारक कैसे है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि CO2 के कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ते जा रहा है। और लाभदायक कैसे है, तो जब पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो वो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे लिए लाभदायक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, प्रदूषण से, जलवायु परिवर्तन से, जैव सुरक्षा समझौता से, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैव सुरक्षा समझौता से संबंधित है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। कार्टाजेना प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो याद रखना है इसे जो स्वीकार किया गया था वो किया गया था 29 जनवरी 2000 को, ठीक है। परंतु यह प्रभावी जो हुआ था वो हुआ था 2003 से, ठीक है ना। तो स्वीकार किया गया था 2000 में, परंतु लागू जो हुआ था वो 2003 में हुआ था, कार्टाजेना प्रोटोकॉल। इसके बाद नेक्स्ट है कि भारत में मैंग्रोव यानी ज्वारीय वन वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। तो भारत में मैंग्रोव वनस्पति सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, काफ़ी इजी प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सुंदरवन में, ठीक है। और एक चीज़ याद रखेंगे, सुंदरवन जो है ये वेस्ट बंगाल में फैला हुआ है भारत में अगर हम बात करें तो, और यहाँ पर एक सुंदरी वृक्ष भी पाया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। सुंदरी वृक्ष सुंदरवन में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है ये वर्ष 1972 में पारित किया गया था। अगर डेट भी आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं 9 सितंबर, ठीक है ना। 9 सितंबर 1972 को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था और इसमें कुल 66 धाराएं हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में कितनी धाराएं हैं, कुल 66 धाराएं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न जो कि 46 नंबर है देखते हैं कि निम्न में से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है। क्या पूछ रहा है कि RN टैगोर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेचर क्योर, ठीक है। नेचर क्योर जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं बल्कि मोरारजी देसाई ने लिखा है, ठीक है ना। मोरारजी देसाई जो थे इनके द्वारा लिखा गया है नेचर क्योर, जबकि विसर्जन, द कोर्ट डांसर और गार्डनर ये तीनों जो हैं ये RN टैगोर द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। तो महात्मा गांधी को जो पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था वो 1937 यानी 1937 में किया गया था। एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे, महात्मा गांधी को कुल
5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, जिसमें से पहली बार किया गया था 1937 में और सबसे अंतिम बार किया गया था 1948 में। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यानी कि UNIDO का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? बताइए, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वियना में UNIDO का हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है। देखिए, पेरिस जो है यहाँ पे आपको याद रखना है यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। किसका? यूनेस्को का। न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है और जेनेवा में आप लोगों को याद रखना है WHO का हेडक्वार्टर है, WTO का भी हेडक्वार्टर है जेनेवा के अंदर। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? ऑप्शन है लूना 9, अपोलो 11, लूना 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लूना 9। ठीक है। और ये कब उतरा था? ये उतरा था 1968 में। इसके बाद नेक्स्ट है कि किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? तो रत्नागिरी मठ जो है वो आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर में। कहाँ पर है? भुवनेश्वर में है। ठीक है। और राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ पे है? तो वो भी उड़ीसा में ही स्थित है। चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? एक संतुलित रासायनिक समीकरण जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ऑप्शन है अष्टक नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होता है एक संतुलित रासायनिक समीकरण। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन एक दुर्बल अम्ल है? यानी कि वीक एसिड आपसे पूछ रहा है, दुर्बल अम्ल। बताइए, HCl, HNO3, CH3, COOH या फिर इनमें से सभी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, CH3CCOH यानी कि एसिटिक अम्ल। ठीक है ना। यानी कि एसिटिक अम्ल जो है वो एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है। इसके साथ आप लोग एक याद रखेंगे, दुर्बल अम्ल की जब बात आई, HCOOH यानी कि फॉर्मिक अम्ल। ठीक है। फॉर्मिक अम्ल जो है इसे आप लोग याद रखेंगे, ये भी एक दुर्बल अम्ल है। इसके बाद आप लोग एक याद रखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है। तो हमने देखा दुर्बल अम्ल कौन कौन से हैं। एक तो एसिटिक एसिड है यानी कि CH3COOH, एक फॉर्मिक एसिड है यानी HCOOH और एक हाइड्रोजन सल्फाइड है यानी कि H2S। ठीक है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? क्लोरोफिल का पूछ रहा है कि कौन सा घटक नहीं है। तो देखिए, क्लोरोफिल का घटक कार्बन है, हाइड्रोजन भी है और मैग्नीशियम भी है, परंतु कैल्शियम जो है ये क्लोरोफिल का घटक नहीं है। ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कार्नेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? कार्नेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? आपके ऑप्शन है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, यूरेनियम या फिर पोटेशियम। तो याद रखना है कार्नेटाइट जो है ये यूरेनियम का अयस्क है। यूरेनियम का कार्नेटाइट के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट है पीच ब्लेंड, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। पीच ब्लेंड जो है ये भी यूरेनियम का ही अयस्क है। जबकि एक एल्यूमिनियम का भी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। एल्यूमिनियम का जो है वो है क्रायोलाइट। ठीक है ना। एल्यूमिनियम का है क्रायोलाइट, बॉक्साइट, ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में। और एक कोरंडम। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। क्रायोलाइट, बॉक्साइट और कोरंडम जो है ये एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। और यूरेनियम का कौन कौन सा है? कार्नेटाइट और पीच ब्लेंड। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। देखते हैं पहला वाक्य क्या है कि क्लोरीन एवं ब्रोमीन हैलोजन वर्ग के तत्व हैं।
तो जी बिल्कुल, क्लोरीन, ब्रोमीन हैलोजन वर्ग के तत्व हैं। गोल्ड तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं। ये भी सही है कि गोल्ड यानी सोना और प्लेटिनम जो है वो उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। नेक्स्ट है, लेड ऑक्साइड को लिथार्ज भी कहा जाता है। बिल्कुल, लेड ऑक्साइड को लिथार्ज भी कहा जाता है। यानी हमारे तीनों कथन सही हैं, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 तथा 3 जो है ये तीनों सत्य कथन है। नेक्स्ट है कि किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है। यानी कि किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? विलयन का क्वथनांक, विलयन की श्यानता, विलयन की सांद्रता या फिर विलयन की शुद्धता? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विलयन की सांद्रता। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के एल्कोहल के रूप में जाना जाता है? यानी किसे वुड स्प्रिट के रूप में भी जाना जाता है। लकड़ी एल्कोहल के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेथिल एल्कोहल को लकड़ी स्प्रिट यानी कि वुड स्प्रिट के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, मेथिल एल्कोहल को ही हम लोग मेथेनॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथेनॉल भी कहते हैं। ठीक है, और इसका अगर आपसे केमिकल फार्मूला पूछे तो याद रखना है CH3OH। ठीक है, CH3OH यानी मेथिल एल्कोहल। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो कि 58 नंबर है। पौधे के जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? यानी कि पौधे के जो जड़ होते हैं वो किस क्रिया के द्वारा जल का अवशोषण करते हैं? ऑप्शन है विसरण, परासरण, एंडोसाइटोसिस या फिर संकुचन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, परासरण के द्वारा पौधे के जड़ जो है वो जल का अवशोषण करते हैं। और याद रखना है कि पौधों में जो ये प्रक्रिया होता है वो किसके द्वारा होता है? वो जाइलम के द्वारा संपादित किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा लवक यानी कि प्लास्टिड फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं? तो फूलों तथा बीजों को जो विभिन्न रंग प्रदान करते हैं वो है ऑप्शन नंबर ए, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है एक प्रकार का रंगीन लवक है। ठीक है, और दूसरा ल्यूकोप्लास्ट आप लोगों को याद रखना है। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो पौधों की जड़ों में पाया जाता है खास करके, और ये रंगहीन होता है। ये रंगहीन होता है और पौधों की जड़ों में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? बताइए कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? तो चालनी ललिकाएं फ्लोएम का भाग है, सहकोशिकाएं फ्लोएम का भाग है, बाष्प तंतु फ्लोएम का भाग है, जबकि वाहिकाएं ये फ्लोएम का नहीं बल्कि जाइलम का भाग है। फ्लोएम का टोटल 4 भाग होता है, तो आप एक देख चुके हैं यहाँ पे 3, चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, बाष्प तंतु, और चौथा आप लोग एक लिख लेंगे मृदुतक। ठीक है, तो मृदुतक जो है ये भी फ्लोएम का पार्ट होता है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? तो जल संवहन नाल तंत्र की जो उपस्थिति है वो किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं में जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा संघ के जो जंतुएं होते हैं उनके त्वचा पर जो है आपको कांटा देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कांटा देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा स्टारफिश हो जाएगा, फिर एक आपका हो जाएगा ब्रिटल स्टार भी। ठीक है ना, एक हाँ ब्रिटल स्टार भी जो है वो इकाइनोडर्मेटा संघ का ही है। और इकाइनोडर्मेटा संघ के जो जंतुएं होती हैं वो एक लिंगी होते हैं। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। रक्त का थक्का बनने में कौन हेल्प करता है इनमें से? थ्रोम्बोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट या फिर तंत्रिका तंत्रोतक? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, थ्रोम्बोसाइट रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। जब रक्त के थक्का बनने की बात आई तो आप लोग 4 चीज़ याद रखेंगे। 4 चीज़ हैं जो रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। इसमें से 2 प्रोटीन है,
एक विटामिन है, ठीक है, और एक इसमें से मिनरल्स है। जब प्रोटीन की बात करें तो एक तो थ्रोम्बोसाइट हो जाएगा और एक आप लोगों को याद रखना है प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बोसाइट। विटामिन में के पता ही है आपको, और मिनरल्स में आपका हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो कि संक्रामक रोग के उदाहरण है। ऑप्शन है मलेरिया, मधुमेह, रक्तहीनता या फिर गठिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया। मधुमेह जो है ये इंसुलिन की कमी के कारण होता है। रक्तहीनता एनीमिया रोग कहलाता है, जो कि रक्त हमारे शरीर में रक्त की कमी के कारण उत्पन्न होता है। और गठिया बीमारी में जहाँ जहाँ शरीर में जोड़ें होती हैं, यानी जहाँ जहाँ जॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे काफ़ी दर्द उत्पन्न होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि भैंसों की उत्तम नस्ल यानी कि मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है। भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, पंजाब एवं हरियाणा, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में मेहसाना और सुरती जो कि भैंसों की नस्ल है वो पाई जाती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला कौन सा हार्मोन है। तो पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है वो इसमें से है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीन। ऑक्सीन की खोज की गई थी 1880 में। किसने खोज की थी? तो चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। चार्ल्स डार्विन ने 1880 में ऑक्सीन हार्मोन की खोज की थी। इसका जो कार्य है वो ऑक्सीन हार्मोन का सबसे पहला तो कार्य है इसका पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करना। इसके साथ साथ ये खरपतवार को भी नष्ट करता है, खरपतवार को नष्ट करता है। और एक याद रखना है आप लोगों को कि फलों को गिरने से भी बचाता है, ठीक है ना। तो फलों को गिरने से कौन बचाता है? वो बचाता है ऑक्सीन हार्मोन, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान क्या होता है? न्यूनतम, सर्वाधिक, शून्य या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वाधिक। जबकि विषुवत रेखा पर शून्य होता है जी का मान। तो सबसे अधिक कहाँ पे होगा? ध्रुवों पर। और सबसे कम यानी शून्य कहाँ पे होगा? तो वो होगा विषुवत रेखा पर, ठीक है। ऐसे जी का अगर मान पूछे आपसे तो कितना होता है? वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, फोटोन कण की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो फोटोन कण की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आइंस्टीन के द्वारा फोटोन कण की खोज की गई थी, ठीक है। एक आप लोग याद रखेंगे मेसॉन कण, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। मेसॉन कण की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी युकावा ने, ठीक है। मेसॉन कण की खोज किसने की थी? युकावा ने। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है। यानी कि जब साउंड एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो क्या नहीं बदलेगा, ये हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन है आवृत्ति, चाल, तरंगदैर्घ्य या फिर चाल तथा तरंगदैर्घ्य दोनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति जो है वो ध्वनि के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर भी नहीं बदलेगा, जबकि चाल और तरंगदैर्घ्य जो है ये दोनों बदल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में बोरॉन की छड़ का या फिर कैडमियम की छड़ का यूज किया जाता है। बोरॉन या फिर कैडमियम की छड़ का यूज किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि दिए गए विकल्प में से कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है। क्या है? नहीं है पूछ रहा है हमसे कि कौन सा सदिश राशि नहीं है। तो देखिए त्वरण भी सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है,
इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए कार्य जो है ये कट जाएगा। कार्य एक सदिश नहीं बल्कि अदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि के अगर उदाहरणों की बात करें तो त्वरण है, ठीक है ना, बल है। इसके बाद आप याद रख सकते हैं वेग, विस्थापन, ठीक है, वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, ये सब क्या है, ये सदिश राशि के उदाहरण है। जबकि अदिश राशि की अगर हम बात करें तो अदिश राशि में आपका आ जाएगा, एक तो कार्य आ जाएगा, समय आ जाएगा, विद्युत धारा आ जाएगा, दाब आ जाएगा, ताप और चाल, ये सब क्या है, अदिश राशि हैं। एक बार और आप लोग सुन लेंगे, कार्य, समय, विद्युत धारा, दाब, ताप और चाल, ये सब क्या है, ये अदिश राशि हैं। जबकि बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, ये सब सदिश राशि हैं। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? तो स्वर धरोहर उत्सव का जो आयोजन किया गया है वो किया गया है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, और ये दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है ना, ये भी आप लोग याद रखेंगे। स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए जो चुना गया है वो चुना गया है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। इनकी रचना है पागल खाना। ठीक है, इनकी रचना पागल खाना के लिए वर्ष 2022 का व्यास सम्मान इन्हें दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है, सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? तो सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को जो स्थापित किया गया है वो किया गया है ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी खड़गपुर में परम शक्ति को स्थापित किया गया है। जबकि आईआईटी गुवाहाटी की बात करें तो यहाँ पे किया गया है परम कामरूप का। ठीक है ना, परम कामरूप। आईआईटी रुड़की, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे किया गया है परम गंगा। और आईआईटी गांधीनगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे किया गया है परम अनंत, और खड़गपुर में परम शक्ति। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, इसमें भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर है, यानी दूसरे नंबर पर डेनमार्क, तीसरे नंबर पर आइसलैंड और पहले नंबर पर कौन है? फिनलैंड। जबकि भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, यानी कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत का स्थान 126वां है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। इसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का शुभारंभ किया है? तो साइक्लोन प्रथम आए या फिर चक्रवात प्रथम की बात करें तो ये भारत ने मिस्र के साथ किया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन जो है वो ऑप्शन नंबर डी, इंदौर में किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फितुर का किस देश में आयोजन किया गया है? तो पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी यानी कि FITUR फितुर स्पेन में आयोजित किया गया। ठीक है ना, कहाँ पे? स्पेन में। स्पेन की राजधानी कहाँ है? तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यानी कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो गलत है? सबसे पहला ऑप्शन है कि बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक का है, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें बिहार का स्थान अंतिम है, यही कथन हमारा गलत हो जाएगा। इसमें बिहार का स्थान नीचे से तीसरा यानी कि 16वां स्थान प्राप्त हुआ है बिहार को। इसमें पश्चिम बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा है, ये ठीक है। छोटे राज्यों में सिक्किम श्रेष्ठ स्थान पर है, ये भी सही है। और यदि देखा जाए अंतिम स्थान किसे प्राप्त हुआ है तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है ना,
बिहार का स्थान इसमें 16वां है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है। तो याद रखना है कि चालू वर्ष 2023 को मनाया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी, मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। तो बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार की जो कुल जनसंख्या है वो है ऑप्शन नंबर सी, 13,70,52,130। 13,70,52,130 ये भारत की कुल बिहार की कुल जनसंख्या है बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार। इसका प्रकाशन कब किया गया था ये भी आपसे पूछा जा सकता है, 2 अक्टूबर 2023 को, गांधी जयंती के दिन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन हैं। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति के अलावा आप यहाँ पे देखेंगे एमिली हेनरी, इनका एक पुस्तक काफ़ी फेमस है, आप याद रखेंगे उसे, हैप्पी प्लेस। हैप्पी प्लेस जो है वो एमिली हेनरी की पुस्तक है। ठीक है। और द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी सुधा मूर्ति की पुस्तक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है ना, बताइए। फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था 2022 में, इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन है, गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बाप्पे को दिया गया था, ये बिल्कुल सही है। गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनल मेसी को दिया गया था, ये भी सही है। फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडिस को दिया गया था, ये भी सही है। जबकि अर्जेंटीना को यह दूसरी बार खिताब मिला है, ये गलत है, क्योंकि दूसरी नहीं, यहाँ पे तीसरी बार होना चाहिए था। ठीक है। अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप तीसरी बार अपने नाम कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। ठीक है ना, याद रखना है, एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया है। तो देखिए, एक सबसे पहले आप लोग एक चीज़ याद रखेंगे कि ये जो कहा गया है कि एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, तो इस समिति में कौन कौन लोग होंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, इसमें भारत के प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है। इसके बाद इसमें CJI होंगे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी मुख्य न्यायाधीश होंगे। और इसमें एक विपक्ष के नेता होंगे। ठीक है, विपक्ष के नेता होंगे। तो इस कमेटी में ये तीनों लोग होंगे। और किस पीठ की, या फिर किस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता जो है किस न्यायमूर्ति ने किया था, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति KM जोसेफ। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कौन सा राज्य है जो स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बताइए, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं ऑप्शन नंबर सी, क्रिस हिपकिंस। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रित्जकर पुरस्कार 2023 किसने जीता है। तो आप लोग सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि प्रित्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। तो याद रखना है कि 2023 में जो ये मिला है ऑप्शन नंबर बी, डेविड एलन चीपरफील्ड को। ठीक है, प्रित्जकर पुरस्कार 2023 डेविड एलन चीपरफील्ड को दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है कि भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया। बताइए, भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन है अहमदाबाद, चंडीगढ़, जोधपुर या फिर लखनऊ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है
कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। बताइए कौन सा सही सुमेलित है, ये पूछ रहा है हमसे। त्रिशूर पूरम उत्सव तमिलनाडु, ये गलत है, यहाँ पे केरल होना चाहिए था। खारची उत्सव मणिपुर दिया गया है, ये भी गलत है, यहाँ पे त्रिपुरा होना चाहिए था। तोरग्या उत्सव अरुणाचल प्रदेश, ये बिल्कुल सही है। परशुराम कुंड महोत्सव छत्तीसगढ़, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे भी अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए था। ठीक है, तो याद रखेंगे। तोरग्या महोत्सव कहाँ हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। खारची महोत्सव कहाँ हो जाएगा, त्रिपुरा में। त्रिशूरपुरम हो जाएगा केरल में, और परशुराम कुंड महोत्सव भी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है। तो भारत सरकार ने कालाजार को जो पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है वो रखा है ऑप्शन नंबर ए 2023 तक, जबकि WHO ने कालाजार को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI के अध्यक्ष कौन हैं। तो वर्तमान में IRDAI के जो अध्यक्ष हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी देवाशीष पांडा। कौन है, देवाशीष पांडा जो हैं वो वर्तमान में IRDAI के अध्यक्ष हैं। इसके बाद नेक्स्ट है विश्व कैंसर दिवस 2023 का विषय क्या है। बताइए विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या है। तो सबसे पहले याद रखेंगे विश्व कैंसर दिवस जो है ये हर वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और इसका जो थीम था वो था क्लोज द केयर गैप। क्या था, क्लोज द केयर गैप। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता श्रीजा अकुला का संबंध किस खेल से है। तो अर्जुन पुरस्कार विजेता श्रीजा अकुला का संबंध जो है वो है ऑप्शन नंबर डी टेबल टेनिस से। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 49वां शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो बताइए 49वां जी शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जापान में 49वां किया जाएगा। ठीक है, देखिए 48वां जो है वो हुआ है जर्मनी में, 49वां होगा जापान में, और 50वां जो है वो हो जाएगा आपका इटली में। ठीक है, इन तीनों को आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे 49वां हो जाएगा जापान में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का जो अनुमान लगाया गया है वो लगाया गया है ऑप्शन नंबर बी 7,06,845 करोड़ रुपया। 7,06,845 करोड़ रुपया वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI निवेश करने वाले देशों का सही क्रम क्या है। तो देखिए सबसे ज़्यादा तो भारत FDI प्राप्त किया है 2022 में, वो किया है सिंगापुर से, इसके बाद मॉरिशस से, और इसके बाद UAE से। ठीक है, तो सिंगापुर, मॉरिशस, फिर UAE, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 96 से लेकर 100 तक जो है वो मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न हैं। तो आप लोगों को मैं आंसर बता देता हूँ और आप लोग वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व कर लेंगे, और इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और फिर मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें सारे सेट का रीजनिंग और जो मैथ्स के प्रश्न होंगे उसे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे जो 96 नंबर प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 180। ठीक है, इसके बाद 97 नंबर जो प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10। इसके बाद हम लोग 98 देखते हैं। 98 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम लोग 99 नंबर प्रश्न देखते हैं। 99 नंबर जो प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 238। और इसके बाद हम देखते हैं लास्ट प्रश्न इस वीडियो सीरीज़ का, यानी कि प्रैक्टिस सेट 1 का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 और 8। तो फ्रेंड्स हमने इस वीडियो में वॉल्यूम 2 जो कि एडुटेरिया का आया था बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट, इसका प्रथम सेट देख लिया है, और हम लोग जल्द ही दूसरा सेट भी लेकर आएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे के आने वाले सेट आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।